नमस्कार दोस्तों, केडीएल न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है 16 मई दिन शनिवार। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ की पूरी जानकारी, हेडलाइन न्यूज़ की। दोस्तों बने रहिएगा, अपडेट के साथ हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों 25 बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों नई नई अपडेट निकल कर आ रही है। जिनका बैंकों में खाता है दोस्तों उनके लिए भी बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों जिनके बाद फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी सरकार ने अलग अलग योजनाएं बनाई है, स्कीम्स बनाई है, उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों इसके बाद हमारी मोदी गवर्नमेंट ने भी अलग अलग से स्कीम बनाई है अभी लॉकडाउन के समय में, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। तो दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है वित्त मंत्री का ऐलान। उन्होंने कहा कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ देगी मोदी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शुक्रवार को राहत की तीसरी किस्त, जी हाँ, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसमें बोला है कि बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए 1 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सुविधा दी जाएगी। कृषि अवसंरचना परियोजनाओं को लाभ दिया जाएगा। दोस्तों वित्त मंत्री के राहत पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि सेक्टर जो किसानों के लिए उस पर फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि 8 ऐलान कृषि सेक्टर से जुड़े बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें फार्म गेट के तहत जिसमें कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे। इसके अलावा एग्रीग्रेट्स जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, PACS, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आदि शामिल होगा। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, भारत ने नेपाल के साथ मिलकर बांग्लादेश को दिया करारा झटका। जी हां दोस्तों, भारत ने नेपाल और बांग्लादेश को तगड़ा झटका दिया है। भारत ने इन देशों से 3 लाख टन से ज़्यादा रिफाइंड पाम ऑयल के आयात की मंजूरी रद्द कर दी है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समेत साफ्टा के तहत नेपाल और बांग्लादेश को भारत को पाम ऑयल बेचने के लिए आयात शुल्क नहीं चुकाना पड़ता था, अब चुकाना पड़ेगा। कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते साफ्टा की जरूरी शर्त के मुताबिक दोनों देश खुद पाम ऑयल का उत्पादन नहीं करते, जिसकी वजह से भारत ने आयात को रद्द करने जैसा सख्त कदम उठाया है। तो नेपाल की तरफ से हरकतें आ रही है। जी हाँ, एक और बड़ी अपडेट है। कैलाश मानसरोवर के लिंक रोड पर नेपाल की आपत्ति किसी और के इशारे पर। हमारे आर्मी चीफ ने कहा है कि जो नेपाल जो एक्शन ले रहा है, जो कैलाश मानसरोवर के लिंक रोड है, वह खुद के नहीं बल्कि हो सकता है चाइना के ले रहा है। आर्मी चीफ ने यह बात उस वक्त कही जब वे शुक्रवार को रक्षा अध्ययन और विशेषण संस्थान DCA के एक कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। आर्मी चीफ ने कहा कि यह मानने की वजह है कि उन्होंने किसी और के इशारे पर इस बात को उठाया होगा। इस बात की बहुत संभावना है। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों आर्मी में कोई भी शामिल हो सकता है, फिर गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा फायदा। दोस्तों जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, बने रहिएगा। भारतीय सेना के एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है। भारतीय सेना ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें युवाओं को 3 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इस प्रस्ताव का नाम टूर ऑफ ड्यूटी है। जी हाँ दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी। अगर दोस्तों आप भी इच्छुक है भारतीय सेना में शामिल होने के लिए, तो दोस्तों आप ये न्यूज़ आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों आपको ये सुनहरा मौका हाथ से नहीं दिया जाना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया है। ये प्रस्ताव 3 वर्ष की शॉर्ट सर्विस स्कीम के तौर पर रखा जा रहा है। जो सेना को अपना स्थायी पेशा नहीं बनाना चाहते हैं उनके लिए ये मौका अच्छा साबित हो सकता है। 3 साल के दौरान सेना का मुख्य उद्देश्य लोगों को सैन्य जीवन का अनुभव कराना है, ताकि देश के 1.3 मिलियन जवान युवाओं को ट्रेनिंग और सेना के बारे में कई प्रकार की जानकारी दे सके। इस दौरान युवाओं को सैलरी दी जाएगी। जी हाँ, सैलरी दी जाएगी, लेकिन भाई पेंशन के हकदार नहीं होंगे। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा कि अगर ये प्रस्ताव मंजूर किया जाता है तो चयन मानदंड में कोई कमी नहीं होगी। शुरुआत में 100 ऑफिसर्स और 1000 जवानों की भर्ती निकाली जाएगी। दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन 4 जो 17 मई के बाद से स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर किन राज्यों की कैसी तैयारियां चल रही है, कैसी प्लानिंग चल रही है। सोमवार से हो रहा है ये शुरू। जी दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से बचाव के चलते लॉकडाउन लगाया गया है। वर्तमान में लॉकडाउन का तीसरा चरण है, जो 17 मई के बाद चौथा चरण स्टार्ट होगा, लेकिन यह इसके 3 चरणों से थोड़ा अलग होगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा अलग होगा। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में ज़मीन पर हालातों को सामान्य दिखाया जाए। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जहां तक मुमकिन है सबसे पहले राहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में दी जाएगी। ज़मीन पर और हवा में यानी चिन्हित क्षेत्रों में हवाई व बस सेवाओं को शुरू किया जाएगा। दोस्तों कई राज्यों में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात और राजधानी दिल्ली ने सुझाव दिया कि अर्थव्यवस्था और समाज के बड़े परतों को फिर से खोला जाए, जिसे पहले लॉकडाउन चरणों के दौरान बंद हो गए थे। उदाहरण के तौर पर आंध्र ने नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों को फिर से खोलने का प्रस्ताव दिया है।
दोस्तों आप बात कर लेते हैं थोड़े मौसम समाचार की। दोस्तों मानसून के केरल पहुंचने में 4-5 दिन की देरी हो सकती है। अब 5 जून को पहुंचने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2015 में 30 मई को अनुमान लगाया था और 5 जून को पहुंचा था। 2016 में 8 जून को पहुंचा था, 2017 में 30 मई को पहुंचा था, 2018 में 29 मई को पहुंचा था, 2019 में 8 जून को मानसून पहुंचा था केरल। इससे पहले माना जा रहा था कि मानसून 1 जून को केरल पहुंच सकता है। पिछले साल 8 जून को पहुंचा था। मौसम विभाग का अनुमान 6 जून का था। पिछले 15 साल में मौसम विभाग का अनुमान लगभग सही रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 15 सालों में सिर्फ 2015 को छोड़ उसका अनुमान सही साबित हुआ। पिछले साल 8 जून को मानसून केरल पहुंचा था। मौसम विभाग ने 6 जून को अनुमान जारी किया था। 2015 में मौसम विभाग ने 30 मई की उम्मीद जताई थी, लेकिन मानसून 5 जून को केरल पहुंचा था। अगली अपडेट निकल कर रही है दोस्तों, प्रवासी मजदूरों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश भर से मजदूरों के लौटने पर नजर रखना या उसे रोकना नामुमकिन, सरकार ही इस पर जरूरी कदम उठाए। जी हाँ दोस्तों, 3 जजों की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा क्या मजदूरों को सड़क से जाने से रोका जा सकता है। मेहता ने बताया राज्य सरकारें मजदूरों को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं, लोग अपनी बारी का इंतजार करने के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों से अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों पर नजर रखना या उसे रोकना नामुमकिन है। बेहतर होगा कि सरकार इस पर जरूरी कदम उठाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मजदूरों की घर वापसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराया गया है, उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन में देश के कई हिस्सों से मजदूरों का घर का लौटना जारी है। वे सड़कों और पटरियों के किनारे किनारे पैदल यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में कई हादसे भी सामने आए हैं। लोगों को कैसे रोके। जस्टिस एल नागेश्वर की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि क्या मजदूरों को सड़क से जाने से रोका जा सकता है। इस पर मेहता ने कहा है कि राज्य सरकारें मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। ट्रेनें चलाई जा चुकी है, इसके बावजूद भी वे लोग निकल रहे हैं। वे इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके विरोध में हालात बिगड़ने का खतरा है। कोरोना वायरस से अपडेट निकल के आ रही, 83,930 केस हो चुके हैं पूरे देश में। मिजोरम ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम की मोदी से अपील, कुछ महीनों राज्य की सीमाएं बंद रखें। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कहा संक्रमितों की रिकवरी रेट 34% हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद केस दुगने होने की दर बढ़कर 12.9 दिन हुई। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अब तक मिले कोरोना संक्रमितों में से 79% देश के 30 नगरीय निकायों में। दिल्ली में सेना भवन में एक संक्रमित मिलने के बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा बंद किया गया है। 11 जवान और संक्रमित मिले हैं। मजदूरी के लौटने पर योगी सरकार की सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को जवाब जल्द से जल्द माना। सेना के मुख्यालय में संक्रमित मिला। जी, 95 साल की उम्र में कोरोना का दी मात। महाराष्ट्र के सांगली में 95 साल की कोरोना संक्रमित ठीक हो गई है। जी हाँ, मालदीव से रवाना होंगे INS जलास। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत आज INS जलास मालदीव की राजधानी माले से 700 भारतीयों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना होगा। उधर रेलवे ने जानकारी दी कि गुरुवार को 145 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, इनसे 2,10,000 मजदूरों ने सफर किया। तो जो हर दिन के कोरोना वायरस के मामले हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी बहुत तेज़ी से तो नहीं पर बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 4 मई को 3600 मामले बढ़े थे, 11 मई को 3610 मामले, 13 मई को 3700, 14 मई को 3900, 10 मई को 4300 मामले बढ़े। तो कोरोना टेली बताया तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा 27,500 मामले हैं, तमिलनाडु में 9,500, गुजरात में 9,500, दिल्ली में 8,500, राजस्थान में 4,500, मध्य प्रदेश में 4,500, उत्तर प्रदेश में 4,000, पश्चिम बंगाल में 2300, पंजाब में 1942, तेलंगाना में 1500, ऐसे करके मामले कम होते जा रहे हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात की जाए, लॉकडाउन फेज 3 का 12वां दिन। प्रदेश में फेज 4 की तैयारी और इवन के फार्मूले से बाजार खुल सकते हैं। धार्मिक स्थलों पर सख्ती से प्रतिबंध बना रहेगा। छतरपुर में मजदूरों ने फांसी लगाई। जी हाँ, लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो रहा है जल्दी 17 मई को, और चौथा स्टार्ट हो रहा है 17 मई के बाद। तो दोस्तों फेज 4 में बाजारों को ओड-इवन फार्मूले के तहत खोला जाएगा। धार्मिक स्थलों पर 31 मई तक प्रतिबंध लागू रहेगा। ऐसे में मुस्लिम समाज को ईद घर पर ही मनानी पड़ेगी। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलायन कर रहे मजदूरों से अपील की है, जो जहां है वहीं रुक जाए। प्रदेश सरकार सभी को सुरक्षित घर तक पहुँचाएगी। कोरोना वायरस का दोस्तों कोरोना वायरस का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। दोस्तों कोरोना वायरस का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। दोस्तों कोरोना वायरस का असर अर्थव्यवस्था ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है। इसमें
दोस्तों अगली अपडेट निकल कर रही है, 70% भारतीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 62% ओला और उबेर से जाना छोड़ देंगे। जी, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस फर्म वेलोसिटी एमआर ने अप्रैल में 3000 लोगों पर सर्वे किया। इसमें उनसे शॉपिंग से जुड़ी आदतें, ट्रैवलिंग, इन्वेस्टमेंट और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े सवाल पूछे थे। कोरोना महामारी खत्म होने के बाद भी 77% लोग आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करेंगे। कोरोना के बाद शॉपिंग का तरीका बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, कोरोना के बाद लोगों की शॉपिंग करने का तरीका भी बदल जाएगा। 70% लोग मॉल्स और सुपरमार्केट से खरीदारी करना कम कर देंगे। वहीं 80% लोग ऑनलाइन शॉपिंग जारी रखेंगे। सर्वे में 50% लोगों ने माना कि कोरोना महामारी के बाद देश में बेरोजगारी दर बढ़ेगी, जबकि 53% लोगों ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी की कमी रहेगी। इसके बाद दोस्तों 90% लोगों ने कहा कि वह डिजिटल पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह वगैरह। दोस्तों अगली खबर आ रही है इंडियन एयरफोर्स से। भारत को जुलाई में मिल जाएंगे पहले 4 राफेल लड़ाकू विमान, अंबाला एयरबेस पर तैनात होंगे। विमानों को फ्रांस से मई में ही आना था। कोरोना वायरस संकट के चलते फ्रांस और भारत ने इसे 2 महीने के लिए टाल दिया था। 2022 तक सभी 36 राफेल विमान भारत को मिल जाएंगे। पहले 18 राफेल जेट अंबाला एयरबेस में रखे जाएंगे। इस साल जुलाई के अंत तक भारत को सीधे 4 राफेल फाइटर प्लेन मिल जाएंगे। फ्रांस से सीधा ये हरियाणा के अंबाला स्थित एयरबेस में उतारे जाएंगे। इसमें 2 सीटों वाला ट्रेनिंग प्लेन जबकि 1 फाइटर प्लेन रहेगा। राफेल मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। हवा में और हवा से ज़मीन पर वार करने की क्षमता पाकिस्तान और चीन के मुकाबले भारत की काफ़ी बढ़ जाएगी। मतलब यह जेट एक साथ ज़मीन से आसमान तक दुश्मनों को पस्त कर सकता है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक राफेल को रोकने के लिए पाकिस्तान को 2 F-16 विमानों की ज़रूरत पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।